नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। संसद में खासा हंगामा रहा। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। राष्ट्रपति पर अधीर रंजन के बिगड़े बोल, संसद में हंगामा। बीजेपी ने कांग्रेस पर किया वार तो अधीर ने कहा जुबान फिसल गई। इधर लोकसभा में सोनिया और स्मृति ईरानी में तीखी नोकझोंक। बंगाल में भ्रष्टाचार पर ममता का कड़ा एक्शन। पार्थ चटर्जी की मंत्री पद से छुट्टी। पार्थ की सहयोगी अर्पिता के घर से 50 करोड़ कैश जब्त। फेड की पॉजिटिव कमेंट्री से बाजार में रौनक। जुलाई एक्सपायरी पर चौतरफा खरीदारी। आईटी रियल्टी मेटल शेयरों में जोरदार तेजी। सेंसेक्स 1041 और निफ्टी 288 अंक चढ़ा। स्पेक्ट्रम नीलामी को जबरदस्त रिस्पांस। 16 राउंड की नीलामी में अब तक 1.5 लाख करोड़ रुपए की बोलियां मिली। कल भी जारी रहेगा ऑक्शन। गुजरात को प्रधानमंत्री मोदी ने दिया 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं की सौगात। साबरकांठा में मिल्क पाउडर प्लांट का उद्घाटन। भारत में 44वां चेस वर्ल्ड ओलंपियाड शुरू। मामल्लापुरम में पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। 180 देश ले रहे हैं हिस्सा। और आज से कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 शुरू। बर्मिंघम में ओपनिंग सेरेमनी में पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह भारतीय दल के ध्वजवाहक। आज से भारत के लिए एक बड़ा दिन है और आज 44वां वर्ल्ड चेस ओलंपियाड चेन्नई से लगे मामल्लापुरम में शुरू हो रहा है। अभी ये रंगारंग कार्यक्रम चल ही रहा है। पहला मौका है जब भारत में वर्ल्ड चेस ओलंपियाड का आगाज हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी समारोह में पहुंचे। इस समारोह में 180 देश शामिल हो रहे हैं। ओलंपियाड 28 जुलाई से 10 अगस्त तक चलेगा। भारतीय टीम के युवा और प्रबल ग्रैंड मास्टर्स की फौज ओलंपियाड में मजबूत दावेदारी पेश करने के लिए तैयार है। इन्हें ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद मेंटर कर रहे हैं। A big round of applause, ladies and gentlemen, to director Vignesh Shivan, who has conceptualized this piece and he's taken us into this wondrous journey that depicts Tamil Mann in all its glory. The music was composed by Navneet. Kudos to the entire team. Moving forward, ladies and gentlemen, we have a very exciting performance coming your way. Enjoy Enjami, a Tamil song sung by very, very popular singers Dhi and Arivu, composed by Santosh Narayan, celebrates how our ancestors coexisted with nature. The chorus, Enjoy Enjami, Vango Vango Ornagi, literally translates to enjoy and come together as one. A befitting tribute to the Chess Olympiad. Ladies and gentlemen, proudly presenting Enjoy Enjami. तो मामल्लापुरम यानी महाबलीपुरम से तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभी उद्घाटन समारोह चल रहा है। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल रुख करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। आज लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी की एक बयान पर भारी हंगामा हुआ, जो सदन के बाहर भी अब तक जारी है।
अधीर रंजन चौधरी ने एक वीडियो में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किया था। इसी मुद्दे पर सत्ता पक्ष ने कांग्रेस से माफी मांगने की मांग करते हुए हंगामा शुरू किया। सत्ता पक्ष के सांसदों का कहना था कि कांग्रेस शुरुआत से द्रौपदी मुर्मू के प्रति दुर्भावनाग्रस्त रही है और अधीर रंजन का बयान इसी का नमूना है। सत्ता पक्ष की महिला सांसदों ने कहा कि इसके लिए सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। स्मृति ईरानी इसी मुद्दे पर बोल रही थी। इसी दौरान सोनिया गांधी ट्रेजरी बेंच की तरफ जाती देखी गई। इस पर और विवाद हो गया। कांग्रेस का कहना है कि सोनिया गांधी महिला सांसदों से ये जानना चाहती थी कि सांसद उनका नाम क्यों ले रही हैं, जबकि बीजेपी की महिला सांसदों का कहना है कि सोनिया गांधी उन्हें धमका रही थी। हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित हुई, लेकिन अब ये मामला संसद के बाहर गर्म है। अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर कहा है कि उन्हें सफाई देने का मौका दिया जाए। अधीर रंजन ने बाहर के प्रेस के सामने भी अपने बयान पर माफी मांगी और कहा कि ये जानबूझकर नहीं किया, बल्कि ये शब्द गलती से उनके मुंह से निकल गया था। अगर राष्ट्रपति जी को बुरा लगा, मैं खुद राष्ट्रपति से मिलकर माफी मांगूंगा जरूरत पड़े तो। लेकिन ये पाखंडी के साथ, ये पाखंडी के पास क्यों है मैं इतना माफी मांगने की बात आते हैं? मैं तो कुछ किया नहीं है गलती। मैंने सुबह से कहना है चूक हुआ है, चूक हुआ है, चूक हुआ है। अधीर रंजन चौधरी के माफी मांगने के बावजूद यह हंगामा थमा नहीं है। सत्ता पक्ष कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी से माफी की मांग कर रहा है। इधर सोनिया गांधी ने कहा है कि अधीर रंजन चौधरी माफी मांग चुके हैं। Ma'am, will you ask Adirda to apologize? He has already apologized. Ma'am, will you ask Adirda to apologize? He has already apologized. और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि इस पूरे मामले पर सोनिया गांधी का रवैया भड़काने वाला ही है। उन्होंने अधीर रंजन की माफी का हवाला देकर बात टालने की कोशिश की है और संसद के भीतर बीजेपी की महिला सांसदों को धमकाने की कोशिश की है। I just now seen through the media a clip which says Srimati Sonia Gandhi saying he has already apologized. He's already apologized? Felt threatened that Srimati Sonia Gandhi herself came up to probably one of our very senior members, Rama Devi ji, to find out. And one other member of our parliament, our people, members, approached there and she said, you don't talk to me. As though putting the member of parliament down in the house. राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। और संसद पर डिटेल से समझते हैं कि क्या कुछ हुआ। आज चलते लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, बताइए कि हंगामा तो हमने खूब देखा संसद में, आज कुछ कामकाज भी हुआ संसद में। लक्ष्मण रॉय से थोड़ा दिक्कत हो रही है इस वक्त संपर्क करने में तकनीकी वजहों से। और बढ़ते आगे, आज आवाज़ अड्डा में भी यही रहेगा विषय कि संसद में काम होगा या सिर्फ होगा घमासान। तो इस पर देखिए बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर आवाज़ अड्डा में। ही सिर्फ हंगामा। बढ़ते खबरों में आगे, पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। ममता बनर्जी ने भ्रष्टाचार पर कड़ा एक्शन करते हुए दिखाया है अपने मंत्री पार्थ चटर्जी को। उन्होंने बाहर का रास्ता। पार्थ चटर्जी के सभी विभाग उनसे ले लिए गए हैं, मंत्री पद छीन लिया गया है। दरअसल शिक्षक भर्ती घोटाला में पार्थ की करीबी अर्पिता के पास से करोड़ों रुपए कैश मिले हैं। इसको लेकर विपक्ष ममता बनर्जी पर हमलावर है। ममता ने आज कैबिनेट की बैठक के बाद पार्थ को हटाने का फैसला लिया। इधर आज बीजेपी ने कोलकाता में ममता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बंगाल में टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के यहां से ईडीपी की छापामारी में एक बड़ा कैश खजाना मिल रहा है, जहां पर 50 करोड़ कैश अब तक बरामद हो चुका है, ऐसी खबर है। पहली रेड में 23 जुलाई को
21 करोड़ मिल रहे थे और फिर कल रेड में 28 करोड़ से ज़्यादा कैश मिले हैं। 6 किलो सोना भी ईडी ने जब्त किया है। ईडी की टीम को नोट गिनने के लिए बैंक से 5 मशीनें मंगवानी पड़ी। इतने नोटों को ले जाने के लिए ट्रक मंगाना पड़ा। बैंक के 14 बक्सों में भरकर इन नोटों को ले जाया गया। एबीजी शिपयार्ड, जेट एयरवेज और वीडियोकॉन जैसे डिफॉल्टर्स की विदेशी संपत्ति जब्त करना आसान होगा। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी बिल संसद के इसी सत्र में लाने की तैयारी है। एक्सक्लूसिव खबर लाए हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हो या फिर जो डिफॉल्टर्स कंपनियां, इनकी जो विदेशों में जमा की गई संपत्तियां हैं, इनको जब्त करना सरकार के लिए काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि सरकार जल्द ही क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी बिल संसद में लाने जा रही है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि इसका जो ड्राफ्ट है वो फाइनल कर लिया गया है और इसको कैबिनेट में अप्रूवल के लिए भेज भी दिया गया है। मैं बता दूं कि इस व्यवस्था के तहत जो क्रॉस बॉर्डर फ्रेमवर्क है, इसके तहत भारत सरकार 50 से ज्यादा देशों के साथ एग्रीमेंट करेगी और इनके साथ जितनी भी डिटेल्स हैं वो शेयर किया जा सकेगा। यानी कि इन तमाम देशों में, जिसमें कि यूके, यूएस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ तमाम जितने भी टैक्स हेवन देश हैं, जैसे कि मॉरिशस, केमन आइलैंड, इन तमाम देशों के साथ भारत का समझौता होगा और इसी क्रॉस बॉर्डर फ्रेमवर्क के तहत आपस में ऑपरेट कर सकेंगे। यानी कि यहाँ का कोई भी वहां पर ऑफेंडर है, उसकी संपत्ति विदेश में है, तो उनकी जो संपत्ति होगी उसके रिजोल्यूशन की प्रक्रिया, उनको जब्त करने की प्रक्रिया इस क्रॉस बॉर्डर फ्रेमवर्क के तहत की जा सकेगी। इसके अलावा जो ये कानून है काफी रोबस्ट बनाया गया है, काफी इसमें प्रावधान इस तरह से किए गए हैं कि जो पर्सनल गारंटर हैं वो भी नहीं बच पाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर इसमें कई सारे प्रावधान ऐसे किए गए हैं जहां पर लूप होल्स की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होगी। हालांकि ये जो कानून है ये पुराने मामलों पर लागू नहीं होगा, लेकिन इसमें ऐसी व्यवस्था की गई कि पुराने मामलों में जो जांच चल रही है उसमें उन संबंधित देशों से डेटा या फिर जानकारी मांगी जा सकेगी, जिससे कि उनके खिलाफ देश में प्रोसीडिंग्स करना काफी आसान हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये काफी अपने आप में देश में पहली बार ऐसा एक फ्रेमवर्क लागू होने जा रहा है, जिससे कि विदेशों में जो ऑफेंडर्स की संपत्तियां हैं उनको जब्त करना। शुक्रिया आलोक। और बढ़ते आगे, अमेरिका में ब्याज दरों की उठापटक पर भारतीय बाजार की पैनी नजर होती है। फेड चेयरमैन ने ब्याज दरें बढ़ाई, लेकिन साथ में कहा कि अमेरिका में मंदी का कोई खतरा नजर नहीं आता। इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं। I do not think the U.S. is currently in a recession. And the reason is there are just too many areas of the economy that are performing, too well. And of course, I would point to the labor market in particular. But if you look at the labor market, you've got growth. I think payroll jobs averaging 450,000 per month. That's a remarkably strong level. It doesn't make sense that the economy would be in recession with this kind of thing happening. और फेड की पॉजिटिव कमेंट्री से बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। जुलाई एक्सपायरी का दिन था और बाजार में चौतरफा खरीदारी रही। सेंसेक्स 1041 पॉइंट चढ़कर 56,858 पर, निफ्टी 288 पॉइंट चढ़कर 16,930 पर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। मार्केट का पूरा हाल समझते हैं सुमित मेहरोत्रा से। सुमित, बताइए कौन रहे लूजर्स और कौन रहे गेनर्स? तो आज निफ्टी के अगर टॉप गेनर्स की बात की जाए तो सबसे पहले तो बजाज डुओ का नाम सबसे पहले आएगा। बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस शानदार तेजियां यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। कोटक महिंद्रा बैंक 4.5% के आसपास का उछाल यहां पर देखने को मिला। निफ्टी के टॉप लूजर्स की बात की जाए तो श्री सीमेंट नंबर्स के बाद यहां पर प्रेशर रहा, करीब 3% नीचे। भारतीय एयरटेल 1% नीचे, अल्ट्राटेक करीब 1% नीचे और डॉक्टर रेड्डीज रफली 1% के आसपास की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के टॉप गेनर्स में जेएसडब्ल्यू एनर्जी 7% ऊपर, एचसीएल 4.5% ऊपर, दीपक नाइट्राइट 3.5% ऊपर और परसिस्टेंट सिस्टम करीब 4% की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में डिक्सन टेक 3.5% नीचे, नंबर्स का इंपैक्ट, क्लीन साइंस 3% नीचे, इमामी और आईजीएल कुछ और ऐसे नाम जहां पे 2 से लेकर 2.5% तक की बिकवाली आज बनते हुए दिखाई पड़ी। एफएनडो के टॉप गेनर्स में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जोरदार तेजी 12% के आसपास की, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और माइंडट्री ये कुछ और ऐसे नाम जहां पर 6 से लेकर 15% तक का मूव देखने को मिला। एफएनडो के गिरने वाले शेयरों में बायोकॉन नंबर्स के बाद 5% टूटा, डिक्सन 3.5%, श्री सीमेंट नंबर्स के बाद 2.5% और एनबीसीसी करीब
करीब 3% बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। आज बढ़िया तेजी थी आईटी में, तो माइंड ट्री, एल&टी, इन्फोटेक, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस सब में 3 से लेकर 6% तक का उछाल था। और साथ साथ बैंक्स, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, पीएनबी, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर जोरदार तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। तो एक शॉर्ट कवरिंग के दम पर और एक बढ़िया मूव के दम पर ज्यादातर स्टॉक्स दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही बंद होते हुए दिखाई पड़े। शुक्रिया सुमित। और आज 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का तीसरा दिन है। आज का दिन यानी आज की नीलामी पूरी हुई। अब तक 16 राउंड की नीलामी हो चुकी है और कल भी नीलामी जारी रहेगी। एक बार चलते हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा के पास। असीम, तीसरा दिन, आज क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, आज स्पेक्ट्रम नीलामी का तीसरा दिन था। आज भी कंपनियों ने बढ़ चढ़ के बोली जो है वो लगाई। 7 राउंड जो है नीलामी के जो हुए हैं। अभी तक ऑक्शन जो है वो जारी है। टेलीकॉम कंपनी अब तक 1,50,000 करोड़ रुपए की बोलियां जो है वो लगा चुकी हैं। तो खासतौर पर ये कल भी नीलामी जो है वो जारी रहेगी। तो इसका ये मतलब है कि कल भी कंपनियां इसको लेकर के अच्छी खासी बोली जो है वो लगाएंगी। तो सरकार को अब तक 1,50,000 करोड़ रुपए की बोलियां जो है मिल चुकी हैं। तो सरकार को उम्मीद है कि कल जिस तरह से कंपनियां बोलियां लगाएंगी तो और रेवेन्यू सरकार का आगे जो है और भी बढ़ सकता है। और सरकार जो है कंपनियों को 15 अगस्त से पहले स्पेक्ट्रम का आवंटन करने की तैयारी जो है वो कर रही है। एक बार कंपनियों का स्पेक्ट्रम का आवंटन हो जाता है तो कंपनियां सितंबर से लेकर के अक्टूबर के अंदअंदर 5G सेवाओं की शुरुआत जो है कर सकती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 5G सेवाओं ज्यादा दूर नहीं है। उपभोक्ता से जल्द ही जो उपभोक्ता है उनको 5G सेवाओं के इस्तेमाल करने का मौका जो है मिल सकता है। तो असीम, एक छोटा सा जवाब ये भी बताइए कि सरकार को कितने की उम्मीद थी, बेस प्राइस क्या था और कितनी बढ़ चढ़ के बोलियां लग रही है? देखिए, सरकार ने जो स्पेक्ट्रम रखा था पूरा नीलामी के लिए वो करीबन 4,30,000 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम जो रखा था। लेकिन सरकार को ये उम्मीद थी कि जो आय होगी सरकार की वो 80,000 से 1,00,000 करोड़ रुपए के आसपास जो है हो रहेगी। लेकिन अब ये आय जो है करीबन दुगनी होती हुई जो है दिखाई पड़ रही है। सरकार को ऑलरेडी 1,50,000 करोड़ रुपए की बोलियां जो है मिल चुकी हैं और नीलामी अभी कल भी जारी रहेगी। तो कल भी एडिशनल बिड्स जो है सरकार को इसके अंदर मिलेंगी। तो इसका ये मतलब है कि सरकार का रेवेन्यू जो है वो काफी ज्यादा जो है बढ़ने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया असीम। तो कल भी लेंगे अपडेट, क्या रहता है फाइनल सरकार की कमाई का आंकड़ा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई। ITR फाइल करने में देरी पर इस साल भारी पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है। तो इन बचे 2 दिनों में रिटर्न भरने के लिए कौन सी बातें हैं जरूरी, जानेंगे हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय और टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा से। अगर आप अभी भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और कोई दिक्कत आ रही है तो आपको हम सारी दिक्कतों को दूर कर देंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ हैं टैक्स एक्सपर्ट, जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, हर कोई अंतिम समय टैक्स रिटर्न फाइल करने को आगे बढ़ रहा है और कई लोगों को कई सारी दिक्कतें हैं, लेकिन सबसे मूल सवाल ये उठता है जो पहली बार भर रहे हैं या फिर नए लोग हैं कि कौन सा ITR फॉर्म चुने। तो अगर संक्षिप्त में बता सके किनके लिए कौन सा फॉर्म है जरूरी? ठीक है लक्ष्मण, मैं फर्स्ट 4 ITR फॉर्म्स बता देती हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होते हैं। तो ITR 1 आपको तब भरना है जब आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है और 1 हाउस प्रॉपर्टी है। 2 हाउस प्रॉपर्टी होंगी तो आपको ITR 2 भरना होगा। साथ ही आपकी इनकम 50 लाख से नीचे होनी चाहिए ITR 1 भरने के लिए। आप किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं होने चाहिए और आपके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होल्डिंग नहीं होनी चाहिए और फॉरेन एसेट कोई नहीं होना चाहिए इंक्लूडिंग साइनिंग अथॉरिटी। ITR 1 काफी लिमिटेड लोगों को, बहुत लिमिटेड है, कह सकते हैं लिमिटेड है। लेकिन अगर किसी का, क्योंकि इस बार तो निकल के आया है कि ज्यादातर लोगों का कैपिटल गेन, तो जिन लोगों की कैपिटल गेन इनकम है और ITR 1 में फॉल नहीं करते हैं तो उन लोगों के लिए ITR 2 या 2 हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो ITR 2, उन लोगों को ITR 2 भरना है। ITR 3 है बिजनेस वालों के लिए जिनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनता है, उनको ITR 3 भरना है। और अगर आप प्रिजम्पटिव बिजनेस में जाना चाहते हैं सेक्शन 44 AD या सेक्शन 44 ADA में तो आपको ITR 4 भरनी है, जो अगेन बहुत सिंपल फॉर्म है। हर कोई कहता है कि ITR जब भरने जाएं तो आपको हर हाल में फॉर्म 16 आपके पास होना चाहिए। जिनके पास फॉर्म 16 नहीं, क्या वो भी भर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो लक्ष्मण मैं बताऊं कि जो फॉर्म 16 है बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो आपको अपने एम्प्लॉयर से जरूर लेना है और एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है कि वो आपको ये फॉर्म 16 दे। लेकिन अगर आपको फॉर्म 16 नहीं मिला तो आप अपनी पे स्लिप्स में टोटल करके अपनी सैलरी देख सकते हैं। पे स्लिप्स में बाइफिकेशन दी होती है कि आपका बेसिक पे कितना है, DA कितना है, एग्जेम्पशन कितनी है, PF कितना कटा है और ये सारी जानकारी दी होती है। तो अपनी 12 महीने की पे स्लिप्स आप इंक्लूड करके
कैलकुलेट करके, टोटल करके, और उसको 26 AS से मैच करके फिर अपनी रिटर्न भर सकते हैं। और AIS कितना जरूरी होता है, और कहते हैं कि AIS में जो डेटा है उसी के आधार पर आपको ITR फाइल करना है, क्यों सही है? देखिए, AIS इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बिल्कुल, लेकिन ITR भरने से पहले इसको देखना जरूरी है, क्योंकि बहुत लोगों की इन्फॉर्मेशन ऐसी निकल के आती है जो उनको पता नहीं होती कि उनकी ये इनकम है। स्पेशली कैपिटल गेन, ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि उनका कैपिटल गेन हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सही है, तो उसमें गलतियां काफी हो रही हैं। तो आपको अगर कोई गलती दिखती है AIS में, तो उस केस में आपको ऑप्शनल फीडबैक का दिया गया है। उस फीडबैक के जरिए आप उसको रेक्टिफाई करा सकते हैं और फिर अपनी रिटर्न भर सकते हैं। रिटर्न भरने के बाद भी रेक्टिफाई करा सकते हैं, लेकिन रेक्टिफाई करा लीजिए। एक आखिरी सवाल चलते चलते कि अब चूंकि अंतिम समय में लोग हड़बड़ाहट में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, अक्सर कौन सी गलतियां कर बैठते हैं और कैसे बचें उससे? देखिए, सबसे बड़ी गलती तो यही है कि 26 AS और AIS ही चेक करना भूल जाते हैं। बस फॉर्म 16 उठाते हैं, उसको रिटर्न में भर देते हैं और भूल जाते हैं उनका कैपिटल गेन है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। अच्छा, कई लोगों को कुछ साल में गिफ्ट मिलता है मोटे मोटे अमाउंट का, वो दिखाना भूल जाते हैं। अगर वो टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है, तो भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है। टैक्सेबल है तो दिखाना जरूरी है। इंटरेस्ट इनकम नहीं दिखाते, और डीम्ड हाउस प्रॉपर्टी अगर है किसी की जिसमें आपको डीम्ड रेंट दिखाना है, तो वो आपको दिखाना आप भूल जाते हैं। साथ में गलत फॉर्म चूज हो जाता है। तो ऐसी कुछ गलतियां हैं जो लोग कर बैठते हैं, जिसका ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा लोगों को डरा दें कि अगर आप लास्ट डेट तक नहीं भरते हैं ITR तो कितनी पेनल्टी लगेगी आपको? देखिए, अगर लास्ट डेट तक आप ITR नहीं भरते तो 5,000 की पेनल्टी है अगर आपकी इनकम 5 लाख के ऊपर है। अगर 5 लाख के नीचे इनकम है तो 1,000 की पेनल्टी है। तो लास्ट मिनट का वेट मत कीजिए और अपनी रिटर्न को टाइम से भरिए। तो आप इन सारे बातों का ख्याल रखिए और जल्दी जल्दी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दीजिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात दी। सबसे पहले PM मोदी ने गुजरात के साबरकांठा में जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ की साबर डेयरी के 305 करोड़ के मिल्क पाउडर प्लांट का उद्घाटन किया। यहां उन्होंने 600 करोड़ की लागत से बनने वाले चीज संयंत्र का शिलान्यास किया। इसके अलावा 125 करोड़ की लागत से निर्मित टेट्रा पैक संयंत्र का भी लोकार्पण किया। साबर डेयरी का विस्तार हुआ है। सैकड़ों रुपए के नए प्रोजेक्ट यहां लग रहे हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस मिल्क पाउडर प्लांट और एसेप्टिक पैकिंग सेक्शन, उसमें एक और लाइन जुड़ने से साबर डेयरी की क्षमता और अधिक बढ़ जाएगी। आज जिस नए प्लांट का भूमि पूजन हुआ है, वो भी साबर डेयरी के सामर्थ्य को बढ़ाने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री मोदी कल भी गुजरात में रहेंगे, जहां पर गिफ्ट सिटी में 2 बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसमें देश के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी यानी IFSCA के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखने का कार्यक्रम है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से। ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।